लेक्चर नंबर 15 आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन I2C आप लोग पढ़ने लगे हुए हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने रैम के बारे में पढ़ा था। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसमें रैंडमली कहीं से भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं या कहने डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से इस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया है। ठीक है, इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आज जो आप लोगों ने पढ़नी है ये भी एक बेसिकली मेमोरी है। इसके अंदर भी एक खास कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से इसका नाम मेमोरी खाली सिंपल मेमोरी से हटकर रीड ओनली मेमोरी रखा हुआ है। ठीक है, अगर स्टार्ट करने से पहले ही थोड़ा सा बताऊं तो इस मेमोरी की खासियत ये है कि मोस्टली वर्ड मोस्टली यूज कर रहा हूं। ठीक है, परमानेंटली नहीं यूज कर रहा हूं। मोस्टली इस मेमोरी के अंदर ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ डाटा जो होता है रीड किया जाता है, राइट करने वाला काम नहीं होता। इसी वजह से इस मेमोरी का क्या नाम रखा हुआ इन्होंने, रीड ओनली मेमोरी। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि इसके अंदर डाटा राइट नहीं किया जा सकता। हाँ, इसकी एक ऐसी तरह जरूर है जिसके अंदर सिर्फ डाटा रीड किया जाता है और उसके बाद एक बार इसमें डाटा राइट कर लिया जाए, उसके बाद कभी भी इसमें दोबारा राइट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ओवरऑल सारी कैटेगरीज के बारे में नहीं कहा जा सकता, ओवरऑल सारी रैम रोम के बारे में नहीं कहा जा सकता कि तमाम रोम ऐसी हैं कि जिनमें एक बार डाटा सिर्फ रख दिया जाता है और उसमें बाद में रीड किया जाता है। ऐसा कतई नहीं है। ठीक है, समझ लेंगे 80% इनका वर्क जो होता है 80 to 95% तक इनका जो वर्क है वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना, डाटा देना, यानी कि सीपीयू में से डाटा रीड करता है। इसीलिए इसे हम लोग मोस्टली क्या कहते हैं, रीड ओनली। हो सकता है इसमें सिर्फ डाटा डायरेक्टली एक्सेस हो रहा हो, रैंडमली एक्सेस। ठीक है, जैसे रैम में से होता था। लेकिन ठीक है, इसका मेन फीचर क्या है, रैम में डाटा बार बार रीड भी हो रहा है, यहाँ से डाटा रीड होता है, सीपीयू उठा के लेके बाद में राइट करती है, रीड राइट, उसमें सारा रीड राइट वाला काम जो है आम है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये मोस्टली क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर रीड पर्पस के लिए यूज होती है, इसलिए रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। कहता है स्टार्ट में कहता है इट कैन स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये डाटा भी स्टोर करती है और आपके पास क्या करती है, इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करती है। ठीक है, परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पर। और हमने पढ़ा था अगर कोई भी मेमोरी के अंदर इस तरह का वर्ड यूज हो जाए तो उससे जुड़ी दो लाइनें भी कंफर्म आनी है। एक क्या कि इसका मतलब ये हो गया इसमें से अगर बिजली बंद भी कर दी जाए, पावर कट ऑफ भी हो जाए, पावर बंद भी हो जाए, स्विच ऑफ भी हो जाए, तो इसके अंदर जो कंटेंट है, डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें पड़ी हैं, कैन कुडंट बी लॉस्ट, वो कभी भी डिलीट नहीं होता। ठीक है, पावर जाने के बावजूद भी इसके अंदर जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी इनके अंदर इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, वो आपके पास डिलीट नहीं होती, लॉस्ट नहीं होती। अगर ऐसा नहीं हो रहा, इट मीन तीसरा पॉइंट क्या जो लाजमी तौर पे इसके साथ आएगा, जैसे ही आपने परमानेंट का वर्ड सुना, वो तीसरा पॉइंट क्या था, इट मीन कि ये आपके पास नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब बिजली बंद होने में भी, ठीक है, वो करंट बंद भी कर दिया जाए, पावर इसकी कट ऑफ भी कर दी जाए, पल्सेस इसे ना भी आ रही हो, ठीक है, मजीद इसे तो अपना डाटा स्टोर करके रखता है। तो तीनों चीजें इकट्ठी। अगर परमानेंट है तो ये आपके पास क्या है, डाटा पावर ऑफ होने के बाद भी अपने पास स्टोर रखती है और ये क्या कहलाएगी, नॉन वोलेटाइल। अगर टेम्परेरी होती तो इसका मतलब है इसका अंदर डाटा बिजली जाने के बाद, स्विच ऑफ होने के बाद ऑफ हो जाता है और ये नॉन वोलेटाइल की बजाय क्या होगी, फिर वोलेटाइल मेमोरी कहलाएगी। ठीक है, एंड ये 3 पॉइंट जुड़े हुए थे, हमने लास्ट लेक्चर में भी इसे डिस्कस किया था। इसके अंदर जो मोस्ट प्रोबेबली जो चेंज चीज है वो इसके नीचे आगे आने वाले पॉइंट्स हैं। कहता है कॉमनली, मैंने कुछ जानबूझ के वर्ड यूज किए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, मैं बुक से जरा हट के चीज बता रहा हूँ। बुक में इसका कांसेप्ट जरा और तरह से लिखा हुआ है, इसका कांसेप्ट एक्चुअल वाला भी बताया हुआ है, लेकिन कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसमें उसने लिख दिया हुआ है कि भाई रोम में जो डाटा लिख दिया उसके बाद चेंज नहीं होता। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप लोग इसकी टाइप पढ़ेंगे, खुद ही किताब में से देख लेंगे, इसके अंदर से डाटा रीड भी होता है, राइट भी होता है, डाटा डिलीट भी किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने वो लाइनों को रिमूव करके इस तरह के कुछ वर्ड यूज किए ताकि आपके कांसेप्ट क्लियर है। कहता है कॉमनली दिस मेमोरी इज यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पस। ठीक है, आमतौर पर रीडिंग पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, और कभी कभार राइट, तमाम रोम तो नहीं, लेकिन इसमें से जो 2 रोम है उसके अंदर डाटा हम लोग राइट भी कर सकते हैं जब के कभी हमें जरूरत पड़े। वैसे डेली नहीं, आम नहीं, रोजमर्रा की रूटीन के वर्क के लिए ऐसा नहीं होता। जब कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसमें से डाटा क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, कॉमनली, कि आमतौर पे जो चीज होती है वाली मेमोरी सिर्फ रीड पर्पस के लिए यूज होती है, इसीलिए हम इसे रीड ओनली मेमोरी का नाम देते हैं, यानी कि रोम का नाम देते हैं। फिर आगे कहता है मोस्टली कंटेंट इन द रोम रिटन
in it by the manufacturer and cannot be changed after that। ज्यादातर इसके अंदर क्या होता है, जब ये बनाई जाती है स्टार्टिंग में ब्लैंक होती है, खाली पड़ी होती है, और जो कंपनी इसको बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, वो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसे बना रहे हैं, वही इसमें क्या करते हैं, डाटा इंस्ट्रक्शन वगैरह, इंफॉर्मेशन वगैरह इंसर्ट करके भेज देते हैं, और उसे हम लोग बाद में चेंज वगैरह नहीं करते मोस्टली। ठीक है, ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, हर एक रोम के बारे में ऐसा नहीं हम लोग कह सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें यह भी बात तो एग्री की जा सकती है कि मैन्युफैक्चरर ने जब इसे मैन्युफैक्चर किया, स्टार्ट में ब्लैंक थी, इसमें उसने डाटा इंस्ट्रक्शन इंसर्ट कर दी। ठीक है, लेकिन तमाम रोम के बारे में ये वाली बात गलत है कि इसका डाटा, उसके अंदर लिखी हुई इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हो सकती, हो सकती है। ठीक है, एटलीस्ट दो टाइप ऐसी हैं जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये जरा कांसेप्ट जरा चेंज करके लिखा है। ठीक है, आगे कहते हैं रोम कंटेन्स द स्मॉलेस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये हम लोगों ने पीछे बायोस के चैप्टर में पढ़ा, जब हमने आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था और बूटिंग प्रोसेस पढ़े थे। वहां पे पढ़ा था कि जब करंट पहली बार मिलता है, जब से आप बटन ऑन का बटन दबाते हैं, पावर सप्लाई अपना करंट आगे पास कराती है, पल्सेस आती हैं, रोम को मिलती है, वो अपने अंदर बायोस को एक्टिवेट करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। ठीक है, तो बायोस ऐसी चीज है जिसके अंदर क्या होता है, उस सिस्टम जिसकी भी वो बायोस है, उस सिस्टम के तमाम इनपुट आउटपुट फंक्शन को कंट्रोल करने का काम, उन्हें एक्टिव और उनको रेडी करने का काम उसके अंदर स्टोर होता है। तो रोम के अंदर भी ऐसा ही है। रोम के अंदर क्या होता है, अगर मैं आपको शॉर्टली कंसेप्ट समझाऊं तो इसके अंदर ना मोस्टली ड्राइवर वगैरह जो आपने इंस्टॉल किया, एक बार देखो वीडियो ड्राइवर करते, बार-बार तो नहीं ना करते, एक बार ऑडियो ड्राइवर की, एक बार वीडियो ड्राइवर की, जब तक आपकी वो विंडो चल रही है, जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं, उसके अंदर वही डाटा स्टोर रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो ये जो ड्राइवर वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने की इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन जो होती थी वो आपकी कहां में पड़ी होती है, रोम के अंदर पड़ी होती है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन कहां होती है, रोम। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा का वर्ड यूज किया हुआ है बुक्स में। ठीक है, ऐसे देख के कंफ्यूज नहीं होना, सुन के कंफ्यूज नहीं होना, इस कांसेप्ट को अपना क्लियर रखें कि ये जो रोम है ये किस पर्पस के लिए यूज होती है। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, जिनके बगैर सिस्टम नहीं रन हो सकता, इनका सारा का सारा डाटा जो होता है रोम अपने पास स्टोर कर लेती है, और आपको एक ही बार ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बार-बार नहीं। इट मीन इसके अंदर डाटा जो होता है, आप लोगों ने ड्राइवर जो इंस्टॉल किए हैं वो क्या किए, परमानेंटली स्टोर किए, इसलिए इसे परमानेंट बनाया गया हुआ है। ठीक है, आगे मूव करें तो कहता है इसके अंदर स्मॉल इंस्ट्रक्शन और सेट स्टोर होता है, जिसे आप लोग बायोस भी कहते हैं या रोम बायोस के नाम से भी पुकारते हो। ठीक है, जिसके जरिए, इन्हीं बायोस के जरिए, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के जरिए जो आपने रोम में स्टोर की हुई है, ये आपके पास क्या होता है, आपका सिस्टम चलने के लिए तैयार होता है, रेडी होता है, फिर उसमें विंडो लोड होती है और आप लोग गेम शेम मूवी वगैरह या अपना कोई डेवलपमेंट का या कोई भी ऑफिशियल टेक्निकल वर्क वगैरह परफॉर्म करवाते हो। ठीक है, आगे आपके पास आते हैं तो रोम की टाइप है, हमारे पास 3 टाइप है अभी तक। ठीक है, आप लोग इंटर लेवल से इसे पढ़ते आ रहे हो, ये 3 ही है। रैम में तो हमने एक एक्सटेंड कर दी ना, एक नई ऐड कर दी जो कि पहले कभी नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो 3 ही है जो आपने शुरू से पढ़ी हुई है। एक पी रोम है, एक ईपी रोम है और एक आपके पास डबल ईपी रोम कहलाती है। तो वर्ड रोम से तो हम लोग वाकिफ हो गए, जो रोम में आपने पीछे पढ़ लिया सारा का सारा, वो सारा कुछ इसमें भी होगा, क्योंकि इसमें भी रीड ओनली मेमोरी लिखा है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके लिए भी है, इसके अंदर भी रोम लगा हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके लिए भी है, सारी इंफॉर्मेशन इसके लिए। चेंजिंग क्या आएगी, जो स्टार्ट वर्ड लगा, इसके स्टार्ट वर्ड क्या लगा, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होती है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन वो चीज है जो हम लोग इनपुट देते हैं। इट मीन यहाँ पे जो वर्ड प्रोग्राम है, इनपुट्स के लिए स्टैंड करने वाला। कहता है इसका फुल एब्रिविएशन जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, और प्रोग्राम एबल का मतलब है इंस्ट्रक्शन देने के काबिल होना। इंस्ट्रक्शन जो होती है हम लोग कंप्यूटर को खुद देते हैं। इट मीन इनपुटेबल है, इसके अंदर डाटा जो है इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बारे में कहते हैं ये वाली वो रोम है जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, मेन में पढ़ के आते हैं, जो कि मैंने नहीं लिखा, काटा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, ये क्या होती है, जब स्टार्ट में कंपनी में बनती है, मैन्युफैक्चरर इसे बनाते हैं, शुरू में ब्लैंक होती है, खाली होती है। ठीक है, फिर वो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, वो कंपनी जो होती है, इसके अंदर डाटा इंस्ट्रक्शन वगैरह इंसर्ट कर देते हैं। अगर वो सही इंसर्ट हो गया तो सही हो गया, गलत हो गया तो जाया, वो रोम ही जाया। ठीक है, और आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, वो जो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर इंसर्ट की गई है, इसमें रखी गई है, वो उससे सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर वगैरह क्या करता है, रीड करता है। तो ये वाली मोस्टली रीड पर्पस के लिए यूज होती है। इसका अंदर लिखा हुआ कंटेंट जो होता है, डाटा इंस्ट्रक्शन जो होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़े तो ये दोनों चीजें सिमिलर हैं।
ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल है और ये इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, दोनों के अंदर प्रोग्राम है। इसका मतलब दोनों को इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, इसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। साथ ही साथ इरेजेबल का वर्ड भी है, मिटाने के काबिल होना, तो इसके अंदर से डाटा मिटाया भी जा सकता है, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन वगैरह मिटाई भी जा सकती है और इसको नई इंस्ट्रक्शन वगैरह दी भी जा सकती है, इनपुट भी दी जा सकती है दोबारा से। इसके अंदर इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल है, इसका मतलब इसके अंदर से इंस्ट्रक्शन वगैरह डाटा वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह मिटाया भी जा सकता है और दोबारा से प्रोग्राम भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या रहता है कि ये जो आपके ईपीरोम होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, रोशनी को यूज करती है, शवाओं को यूज करती है, खास डिवाइस होती है जिसके अंदर से अल्ट्रा वायलेट रेज के जरिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से डाटा, नया डाटा लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और मिटाते हैं। तो डाटा को या इंस्ट्रक्शन को, इंफॉर्मेशन को मिटाना हो या नई इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करनी हो ये ईपीरोम के अंदर, तो आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेज यूज होती हैं कि एक खास किस्म की डिवाइस होती है जिसके अंदर से ये रेज निकलती हैं और आपके पास क्या करती हैं, डाटा को रेज कर देती है, नया डाटा इंसर्ट भी कर देती है। इसमें भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ टेक्निक का डिफरेंट है कि इलेक्ट्रॉनिकली बिजली के जरिए करता है, वो रोशनी के जरिए करता था, लाइट के जरिए, ये आपके पास क्या करता है, बिजली के जरिए करता है, इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें भी खास किस्म की स्पेशल डिवाइस यूज होती है जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के जरिए क्या करती है, पहले से लिखा हुआ कंटेंट को रेज भी कर सकती है और नया कंटेंट उसके अंदर, नया डाटा या इंस्ट्रक्शन वगैरह उसके अंदर क्या करती है, स्टोर भी करवा सकती है, ठीक है। तो यहां तक रोम था। अब हम अपनी आखिरी प्राइमरी मेमोरी की तरफ चलते हैं। रजिस्टर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, रैम हम लोग पढ़ चुके हैं, रोम हमने आज पढ़ लिया। आखिरी आपकी प्राइमरी मेमोरी कैश रह जाती है, इसके बाद प्राइमरी मेमोरी का सारा टॉपिक क्या हो जाएगा आपका खत्म और हमारा आप सब अपना थर्ड लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसके बाद ठीक है, बाद आगे जाके बात करते हैं, पहले अपने लास्ट टॉपिक में मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है उसका नाम है कैश मेमोरी, ठीक है। हमने इन तीनों को चारों को जो है रजिस्टर्स, कैश, उसके बाद रैम और रोम, इन चारों को हमने प्राइमरी मेमोरी के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। बुक में आपके पास नॉर्मली जब भी आप लोग प्राइमरी मेमोरी का जिक्र सुनेंगे रैम और रोम मिलता है, लेकिन याद रहे आप लोगों ने इन चारों का ही जिक्र इसके साथ रखना है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपको ये चारों किस्म की कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। और हम लोग कैश के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने पढ़ा था स्टैटिक, आप इन लोगों ने रैम पढ़ा था, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ा था, एसरैम पढ़ा था, तो हमने कहा था एसरैम को ही कैश मेमोरी कहते हैं। और जिसे आप नॉर्मली रैम के नाम से पुकारते हैं वो बेसिकली डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डी रैम होती है, जिसे आप रैम कहते हो। और जो एसरैम होती है उसी का नाम कैश यानी कि कैश मेमोरी के बारे में हम लोग सारी डिटेल पहले पढ़ चुके हैं। हमने इसके अंदर कुछ अब लेवल वगैरह को डिस्कस करना है और इसके एक सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए बताओ which one is the fastest memory in the computer, तो आंसर है सबसे तेज तरीन जो मेमोरी है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। क्योंकि जो मेमोरी सीपीयू के जितने क्लोज होगी उतनी ज्यादा क्या होती है, फास्टेस्ट होती है। और डायग्राम अगर मैं आपको बना के दिखाऊं जो हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर ये मेरा सीपीयू है, इतना ही डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करो। तो अगर ये हमारा सीपीयू के अंदर बात की जाए सी और एएलयू के सबसे करीब तरीन जो मेमोरी है वो आपके रजिस्टर्ड है। तो जो मेमोरी सीपीयू के अंदर जितनी ही क्लोजेस्ट मेमोरी होती है सीयू के और एएलयू के, वो उतनी ही ज्यादा फास्टेस्ट होती है। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट क्या होगा, रजिस्टर्ड। उसके बाद फास्ट कौन है, कैश। उसके बाद फास्ट कौन है, रैम आ जाएगी, ठीक है, रैम और रोम आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास नंबर आ जाएगा आपकी हार्ड डिस्क वगैरह का। उसके बाद आपकी एक्सटर्नल जो मेमोरीज लगाते हो, यूएसबी मेमोरी कार्ड वगैरह लगाते हो, ठीक है। तो जो जितनी सीपीयू से दूर है उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, स्लो, और जो जितनी करीब है। तो आपके पास अगर पूछा जाए बताओ व्हिच वन इज द फास्टेस्ट, तो आपके पास आंसर है रजिस्टर्ड। लेकिन व्हिच मेमोरी इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग पावर या स्पीड, जो आपके पास प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाती है, वो कौन सी मेमोरी है, वो बेसिकली आपकी कैश मेमोरी। कि जब आपके पास रजिस्टर के अंदर सीयू बिजी होता है डिकोडिंग करने के लिए, तो रैम से कैश क्या करती है, नीचे से डाटा मंगवा के अपने पास रख लेती है। और जब एएलयू उसको प्रोसेस करता है रजिस्टर के अंदर मौजूद डाटा को, और डाटा को भेजता है दोबारा रैम की तरफ, तो कैश से फौरन मेमोरी क्या हो जाती है, रजिस्टर में मूव कर देती है। अगर ये कैश ना होता तो आपके पास सिंपल पाइपलाइनिंग का प्रोसेस चल रहा होता। कैश की मेमोरी बढ़ने की वजह से आपके पास, सॉरी
पाइपलाइनिंग कह रहा हूँ, आपके पास सिंपल मशीन साइकिल चलता अगर आपके पास कैश ना होती। मशीन साइकिल में आपने पढ़ा था, देखिए तब तक इंस्ट्रक्शन आती है, प्रोसेस डिकोड होती है, वापस जाती है और उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन आती है। इसका मतलब आने और जाने वाला टाइम जो होता है सीपीयू के पास क्या होता है, फारिग। ठीक है, ये कैश ही है जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि अगर पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है तो दूसरी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, फेच कर लेता है। पहली इंस्ट्रक्शन आपके पास अगर वो प्रोसेसिंग में चली गई, दूसरी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, आपको डिकोड और पहली को हुआ तीसरी इंस्ट्रक्शन को वो फेच कर लेता है। तो कैश की वजह से आपकी प्रोसेसिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू स्पीड अप द डाटा और इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर रेट या ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। तो खास तौर पे बनाई गई है सीपीयू और मेमोरी के दरमियान डाटा के ट्रांसफर रेट को बढ़ाने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए। ठीक है, और इसकी टाइप नहीं होती कैश की, कैश के लेवल होते हैं हमारे पास 3 लेवल हैं, जिसमें से पहले 2 लेवल जो होते हैं आपके पास इनसाइड द सीपीयू होते हैं और आखिरी जो लेवल 3 है वो क्लोज टू द आउटसाइड द वर्ड यूज कभी भी नहीं करना, ना कहीं पे मिलेगा। आउटसाइड का मतलब और होता है, यहां पे क्या होता है, इनसाइड और क्लोज। अगर मैं दरवाजे पे खड़ा हूं ना, एक कदम मेरा अंदर है, ठीक है, दरवाजे से अंदर है, तो वो क्या होगा, इनसाइड। और जो कदम मेरा दरवाजे पे है उसे मैं आउटसाइड का नहीं बोलूंगा। ठीक है, हाँ, कमरे के क्लोज रूट बोल सकता हूं। आउटसाइड की टर्म और चीज के लिए स्टैंड करता है। आउटसाइड का मतलब वो चीज बिल्कुल कता है, सेपरेट है, अलग है। ये सेपरेट बिल्कुल अलग नहीं होती, ये क्लोज टू द सीपीयू के इसके लिए वर्ड को पर्टिकुलरली यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल चीजें लिखी हुई है, बाकी तो आपको पता है ये स्टैटिक मेमोरी होती है, बार बार रिफ्रेश नहीं होती, कम बिजली खाती है, प्रोसेसिंग स्पीड इसकी क्या है, ज्यादा। कहता है इट इज अ स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी इनसाइड द सीपीयू एंड क्लोज टू द सीपीयू, इसीलिए मेरे साथ में लिखा है कि सीपीयू के अंदर भी और क्लोज भी। ठीक है, और इट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू स्पीड अप द ट्रांसफर रेट बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी। मेमोरी का वर्ड मैंने आपको बताया था कि आप लोग कभी भी कहीं पे मेमोरी का वर्ड पढ़ा करोगे, उससे मुराद क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी कौन सी वाली, रैम। तो पर्टिकुलरली जब भी रैम मेमोरी का वर्ड पढ़ोगे आप लोगों को वहां पे क्या मुराद हुआ करती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। ठीक है, आगे लेवल के बारे में डिस्कस करें तो उससे पहले कहता है देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ द कैश मेमोरी। हमारे पास डिफरेंट लेवल है, कितने, 3 के करीब अभी लेवल है। और नंबर ऑफ द लेवल रेफर द डिस्टेंस ऑफ द कैश विद द सीपीयू। और नंबर ऑफ लेवल बताएगा कि कौन से वाली कैश सीपीयू के कितने करीब है। ठीक है, ठीक है, अब बात की जाए लेवल 1 की, जिसे L1 कैश भी बोलते हैं। L1 का डिस्टेंस जो होता है सीपीयू के, जितना आपके पास छोटा नंबर है वो उतना सीपीयू के करीब है, और जितना करीब है उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, फास्ट। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन कर ले, बताओ कैश के अंदर जो लेवल होते हैं उनमें से कौन सा लेवल सबसे फास्टेस्ट है, ये कौन सी कैश सबसे फास्टेस्ट है, तो आंसर होगा L1 कैश इज द फास्टेस्ट मेमोरी। वैसे तो ओवरऑल सारी की सारी कैश मेमोरीज क्या होती हैं, बहुत तेज होती हैं, किनके मुकाबले में, रैम, रोम, आपके हार्ड डिस्क के और बाकी मेमोरीज के मुकाबले में। लेकिन अगर कैश के अंदर भी आगे पर्टिकुलरली बात की जाए, उनके लेवल्स की बात की जाए जो इनसाइड और क्लोज हैं, तो उनमें से L1 जो सी कैश है वो सबसे ज्यादा फास्ट है। L2 उसका दूसरा नंबर आता है और उसके बाद आपके पास किसका नंबर आता है, L3 का नंबर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। यहाँ उसके साइज के बारे में आपको रेफर किया जाता है कि इसका नॉर्मली साइज 8 किलोबाइट से लेकर 128 किलोबाइट तक हो सकता है, डिपेंड मिनी कंप्यूटर यूज कर रहे हो, माइक्रो कंप्यूटर यूज कर रहे हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर है, किस कैटेगरी का, किस कंपनी का है, किस मॉडल से, जनरेशन से बिलोंग करता है। तो आपके पास नॉर्मली इसकी ये रेंज होती है L1 की। इसी तरह L2 की जो रेंज है वो आपके पास 64 किलोबाइट से बेसिकली यूज होती है, लेकिन नॉर्मली हम लोग 64 की बजाय 512 किलोबाइट से लेकर इसे 8 मेगाबाइट तक रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद L3 जो कि बिल्कुल आपके पास क्या होता है, सीपीयू से जरा बाहर होती है, जिसे हम क्लोज टू द सीपीयू कहते हैं। ठीक है, इसका साइज जो होता है हमारे पास 8 MB। नॉर्मली आप बाजार में जाओ तो आपको ना जल्दी से स्पीड अप करते हुए स्पेसिफिकेशन बताएगा, यार 512 है, 2 MB है। ठीक है, उसके बाद कहेगा 2 GB लगी हुई है, तो इसका 2 GB से मुराद उसकी रैम होती है, 2 MB से मुराद उसकी क्या होती है, कैश, और कैश का ओवरऑल साइज होता है। ठीक है, वो ठीक है, यहाँ वो कैश 3 की बात कर रहा होता है आपसे। ठीक है, और 512 का मतलब होता है कि इसके अंदर हार्ड जो है आपके पास 512 की 1 टेराबाइट की लगी, और 3-4 फिगर उन्होंने बोले रटे होते हैं। आपने पूछा ना यार ये कौन सी जनरेशन है, उसने यार i5 i3 है, साथ में आप कहोगे ना बताओ इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, वो जल्दी से यही बोलेगा आपको कि 1 टेराबाइट है, 4 GB में लगी है और 4 MB है। ठीक है, तो 4 MB 4 GB से मुराद उसकी रैम और कैश वगैरह होती है। ठीक है, तो यहां तक आपके पास आपकी रैम, आपके रोम, आपके रजिस्टर्ड, आपकी सारी चारों की चारों प्राइमरी मेमोरीज का टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है,
हम लोग सॉफ्टवेयर के दोनों टॉपिक ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। सिस्टम यूनिट भी हार्डवेयर के अंदर 5 जो थे उनमें से सिस्टम यूनिट को ऑलरेडी सारा पढ़ चुके हैं। प्राइमरी मेमोरी हमने कवर कर ली। अब आपके पास 3 टॉपिक रहते हैं, सेकेंडरी मेमोरियां और आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम उसे भी वाइंड अप करेंगे, ठीक है। होप सो आपकी इन चीजों की समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।